हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंटली थर्ड यूनिट स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक फ्रिक्शन। यस, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आता है बेटा, फ्रिक्शन है क्या? बेटा फ्रिक्शन जो है ना, एक टाइप का अपोजिंग फोर्स है जो अपोज करता है मोशन ऑफ द बॉडी। तो अगर आप बात करें फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन में क्या बताएंगे? इट इज द अपोजिंग फोर्स। ये क्या है? अपोजिंग फोर्स है विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। जो क्या करता है बेटा? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है किसी भी मूविंग बॉडी का। क्लियर? तो फ्रिक्शन क्या बताएंगे? इट इज द अपोजिंग फोर्स। तो फ्रिक्शन क्या है? इट इज द अपोजिंग फोर्स कह दो या सिंपल कह दो, इट इज द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्लियर? जो अपोज करता है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, which opposes the relative motion of a moving body, of a moving body। क्लियर? फ्रिक्शन जो है बेटा एक टाइप का अपोजिंग फोर्स है जो क्या करता है? किसी भी बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यस, समझिए बेटा, कभी भी जो फ्रिक्शन होगा ना, वो बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है। क्लियर? इस सरफेस पे ये कोई बॉडी है और ये मान लीजिए कॉन्टैक्ट सरफेस है। दोनों बॉडीज का कॉन्टैक्ट सरफेस है। अगर मान लीजिए बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मान लीजिए बॉडी इधर मूव कर रही है, तो कन्फर्म है फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस एक्ट करेगा। क्लियर? जो आपका फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? अपोजिट टू मोशन एक्ट करेगा और पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस होगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो फ्रिक्शन होगा दैट ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। क्लियर? अगर मान लीजिए आप ये कहोगे कोई इंक्लाइंड सरफेस है, मान लीजिए आप कहते हैं देयर इज द इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, मान लीजिए कोई इंक्लाइंड सरफेस है और इंक्लाइंड सरफेस पे बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड करके आ रही है। बॉडी कहाँ मूव कर रही है? डाउनवर्ड मूव करके आ रही है। ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया। और मान लीजिए बॉडी कहाँ मूव करके आ रही है? बॉडी डाउनवर्ड मूव करके आ रही है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। तो पक्का है कि फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? अपोजिट एक्ट करेगा और पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस होगा। क्लियर? तो उस टाइम पे जो आपका फ्रिक्शन होगा वो पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस होगा और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी होगा। क्लियर? तो आपको ध्यान रहेगा फ्रिक्शन क्या है? एक जस्ट फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, जिसका मेन काम क्या है? टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। और दो पॉइंट ध्यान रखेंगे, फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस होगा और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी होगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्लियर? अब देखिए बेटा, बात करते हैं कि फ्रिक्शन जो है ना बेसिकली दो टाइप का होता है। अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक बताया जाता है इंटरनल फ्रिक्शन और दूसरा बताया जाता है आपका एक्सटर्नल फ्रिक्शन। क्लियर? तो देखिए हम कह रहे थे फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन और
सेकंड होता है बेटा आपका एक्सटर्नल फ्रिक्शन। क्लियर। अब देखिए इंटरनल फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी इनसाइड इट। बेटा किसी भी बॉडी में मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन बिटवीन देयर कॉन्टैक्ट सरफेस। क्लियर। इन बिटवीन देयर कॉन्टैक्ट सरफेस, जो उनका कॉन्टैक्ट सरफेस होगा उस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहेंगे। तो देखिए बात करते हैं किसकी? एक्सटर्नल फ्रिक्शन की। तो देखिए एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होगा? एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे। द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज। द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज। कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज। क्लियर बेटा। दो बॉडीज की कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए फर्दर बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन की। अब देखिए बेटा आपका जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फर्दर फिर तीन टाइप का है। अगर मैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन की बात करूं तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन आपका फर्दर फिर तीन टाइप का है, जिसमें एक आएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए सबसे पहले तो क्या आया? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड वन आया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और बेटा थर्ड वन आया आपका दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड वन क्या आया आपका? दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर। तो देखो इनिशियल स्टेज पे अगर मैं बात करूं तो हमारा फ्रिक्शन जो था वो फ्रिक्शन था दो टाइप का, इंटरनल फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है। अब बेटा एक्सटर्नल फ्रिक्शन फिर हमारा तीन टाइप का आ गया, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर। तो देखिए बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? अगर दोनों बॉडीज रेस्ट में हैं, दोनों बॉडीज क्या हैं? रेस्ट में हैं, और उनके बीच का जो फ्रिक्शन होगा उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। तो देखिए बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और बहुत ध्यान से समझिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? द फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज। एक तो सबसे पहली बात, ये तीनों के तीनों जो फ्रिक्शन है बेटा ये अपने आप में एक्सटर्नल फ्रिक्शन के पार्ट हैं। ये अपने आप में क्या हैं? एक्सटर्नल फ्रिक्शन के पार्ट हैं। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन के पार्ट हैं तो ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में होगा, ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में होगा, ये भी कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में होगा। बस डिफरेंस क्या होगा? ये तब जब बॉडी रेस्ट में है, ये तब जब बॉडीज मोशन में है, और ये कब? व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव। जब बॉडी क्या है बेटा? जस्ट स्टार्ट होने वाली है, उस टाइम पे क्या होगा? जो फ्रिक्शन होगा वो अपने आप में क्या आ जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बताओगे? द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज, कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज when they are at rest, when they are at rest। क्लियर। जब बॉडीज रेस्ट में होंगी उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा बेटा?
स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। और ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है ना, वो हमेशा बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। अगर आप बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो क्या बताएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बता देंगे, इट इज़ equal to the applied force on the body. It is equal to the applied force on body. क्लियर। आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा ये हमेशा बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोल दिया जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोल दिया जाता है, दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, या सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कह देते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आता है बेटा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बताएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। देखो जैसे जैसे आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। और बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसके बाद बॉडी जस्ट मूव करना शुरू कर देगी। तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे ही हम क्या कह सकते हैं, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। ठीक है। तो देखो एक चीज तो क्लियर हुई कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी विद द अप्लाइड फोर्स। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction when body just start to move। तो क्या बताओगे, the maximum value of static friction when body just start to move, just start to move is known as लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ध्यान रखना लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। क्लियर। और उसके बाद बात करते हैं बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बताएंगे, देखिए बात करते हैं, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या बता देंगे, द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज व्हेन बोथ आर इन मोशन और वन ऑफ देम इज इन मोशन। तो क्या बताएंगे, व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर। तो क्या बता देंगे, द फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज, फ्रिक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज, between the contact surface of two bodies when one body move over the surface of other, when one body move over the surface of other। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करेगी उस टाइम पे उन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। यस। और अब बेटा आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फर्दर फिर दो टाइप का है। एक आएगा बेटा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक आएगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन।
वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अदर वन इज रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, सॉरी स्टैटिक नहीं कह रहे थे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बात कर रहे थे। तो एक तो क्या है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा क्या है बेटा आपका, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो क्या होगा बेटा, जब दो बॉडीज एक दूसरे के सरफेस पे स्लाइड करेंगी, दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे रोल करेगी तो वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। क्लियर है? तो दोनों काइनेटिक भाई, या तो बॉडीज स्लाइड करें या बॉडीज क्या करें बेटा, रोल करें। तो अगर बॉडी स्लाइड करेंगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, बॉडी रोल करेंगी तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आप स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों फ्रिक्शन का कंपैरिजन करना चाहेंगे तो आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो हमेशा हमेशा ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन से। क्लियर? तो देखिए हम बात करते हैं फ्रिक्शन, जस्ट एक अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी के मोशन का अपोज करता है, हमेशा पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस होता है और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी होता है। फ्रिक्शन दो टाइप का बताया, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्दर दो टाइप का बताया, स्टैटिक फर्दर तीन टाइप का बताया, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहा जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रोल करना शुरू करें उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका काइनेटिक। और काइनेटिक फर्दर क्या होता है बेटा, दो टाइप का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। और हमेशा ध्यान रखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, कम होगा। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट आता है आपका दैट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर? तो देखिए बात करते हैं दैट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बेटा कुछ लॉज दिए गए हैं, उनको स्टडी करेंगे। बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के टोटल 4 लॉज दिए गए हैं। तो सबसे पहला लॉ सुनिए, ये चीज़ तो आपको वैसे भी पता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एक्ट ऑन द बॉडी। तो देखो पहला आया दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस। तो क्या बता दोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड of limiting friction is directly proportional to normal reaction between two surfaces, दोनों सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? और इसी के बेसिस पे आप क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। तो देखिए एक यहीं पे डिफाइन करेंगे दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बात करते हैं लॉज, अभी और भी हैं, टोटल 4 लॉज आएंगे, लेकिन 4 लॉज से पहले मैं पहले इस लॉ को जस्टिफाई कर देता हूं और इसी के बेसिस पे आएगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बात करते हैं
कोफिशिएंट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में इसको डिफाइन करने से पहले हम इस पॉइंट पे आते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। हमने क्या पढ़ा है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन कह दीजिए या लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दीजिए, आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब आप क्या बताएंगे? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को जनरली आर से डिनोट करते हैं बेटा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया म्यू, और यहाँ पे म्यू किसके बराबर होगा? म्यू बराबर होगा एफ बाई आर। म्यू किसके बराबर होगा? एफ बाई आर के बराबर होगा। और यहाँ पे ये जो म्यू है, ये म्यू क्या है? आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो आप क्या बताएंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या बोल सकते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप क्या बताएंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, टू द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अपने आप में रेशियो है। किसका रेशियो है बेटा? फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। और ध्यान रखना, इट हैज नो मेजरिंग यूनिट, इट हैज नो मेजरिंग यूनिट्स। इसकी बेटा कोई मेजरिंग यूनिट्स नहीं है। इट हैविंग नो यूनिट्स। क्लियर? एंड इट इज जस्ट ए नंबर, इट इज जस्ट ए नंबर। ये अपने आप में प्योरली क्या है बेटा? एक नंबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कह दीजिए, या इसको बेसिकली हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा जा सकता है। या तो आप इसको क्या बता दीजिए? स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन, या उसको क्या बोल सकते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर? और ध्यान रखेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होती है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आया। तो अब नोट में डालेंगे, क्या नोट में डालेंगे? कि जो म्यू एस है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी किससे? म्यू के से। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और हमेशा ज़्यादा होगा किससे? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो देखो हम बात कर रहे थे लॉज की, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में पहला तो आ गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या होगा? द लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगी वो हमेशा क्या होगा? पैरेलल होगी और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी होगी। हम पिछले भी पॉइंट में बता चुके हैं। तो क्या बताओगे? द फ्रिक्शन
always act in a direction opposite to the motion of the body, opposite to the motion of the body and tangential along the contact surface, and tangential बोल दीजिए या पैरेलल बोल दीजिए, and tangential to the contact surface, tangential to the contact surface. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट होगा. किसके इंडिपेंडेंट होगा? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू बॉडीज. तो क्या बताएंगे? द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज independent of area of contact surface between two bodies. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा दो बॉडीज के बीच में. जैसे देखो, अगर मान लो मैं सिंपल कहता हूं कि ये एक सरफेस है और आपके पास कोई 5 kg की बॉडी थी. आपने उस 5 kg की बॉडी को एक बार ऐसे रखा और आपने उस 5 kg की बॉडी को एक बार ऐसे रख दिया. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस कम है. तो अब क्या होगा बेटा, दोनों ही कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन सेम होगा. मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा. चाहे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस ज़्यादा हो, चाहे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस कम हो, फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो थर्ड पॉइंट यही है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन टू बॉडीज. दो बॉडीज के बीच के एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा. क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ लॉ की. बेटा आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, देखिए क्या बताओगे? द लिमिटिंग फ्रिक्शन depends on the nature of contact surfaces. Depend upon the nature of contact surfaces. ये पॉइंट समझिए बेटा. ये पॉइंट क्या कहता है कि कभी भी दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो दोनों बॉडीज के मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा. मटेरियल के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? जैसे सपोज करिए कोई मेटेलिक डेस्क है, डेस्क या बेंच जो भी है, सपोज करो आयरन की है, आयरन की कोई डेस्क है. उस डेस्क के ऊपर आप अगर किसी मैग्नेट को मूव करना चाहोगे तो बहुत मुश्किल से मूव होगी, क्योंकि मैग्नेट और आयरन के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली बाउंड करेंगे. और अगर मान लीजिए अब आप उसी मैग्नेट को किसी वुडन डेस्क के ऊपर मूव करना चाहेंगे तो वो वुडन डेस्क पे इजीली मूव कर जाएगी. क्यों? क्योंकि वुडन डेस्क और मैग्नेट के बीच में फ्रिक्शन कम है. जो आयरन डेस्क और मैग्नेट थी उसके बीच का फ्रिक्शन ज़्यादा है. तो इसलिए आप क्या बताएंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? दैट इज़ नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसिस. जो दो सरफेसिस हैं उन दोनों सरफेसिस के
नेचर पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान रहेगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इस तरह से आपके टोटल 4 लॉज आए। पहला लॉ क्या आया? द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच के नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसी के बेसिस पे क्या कैलकुलेट होगा बेटा? म्यू, और म्यू को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं कि फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करेगा इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी एंड पैरेलल या टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन टू बॉडीज। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है बेटा? द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो फ्रिक्शन के बारे में ये इतना कर लेंगे, बाकी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे बेटा। ओके, थैंक यू।